नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ कुछ काम की बातों के साथ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे 7 पॉइंट के बारे में, ऐसे 7 बिंदुओं के बारे में जिनको हमें फ्लैट खरीदते समय ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इन 7 बिंदुओं को ध्यान रखकर फ्लैट खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आप आने वाली समस्याओं के साथ-साथ ठगी के शिकार होने से भी बचेंगे। तो चलिए जान लेते हैं ऐसे कौन से 7 पॉइंट हैं जिनको हमें जानना ज़रूरी है। नंबर 1, अगर आपको फ्लैट पसंद आ गया है तो अब आप उसको बेचने वाले बिल्डर से बिल्डिंग का सैंक्शन लेटर मांगें। ये सैंक्शन लेटर जिले की अथॉरिटी से मिलता है। सैंक्शन लेटर पर ही उसके निर्माण की अनुमति दी जाती है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको किसी भी अपार्टमेंट को जब आप देखते हैं और वो फाइनल करते हैं हाँ ये पसंद आ गया, अब हमें इसे खरीदना है, तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि उस बिल्डिंग का सैंक्शन लेटर मांगेंगे। सैंक्शन लेटर में उसको देखेंगे कि उस अपार्टमेंट को कितने फ्लोर बनाने के लिए सैंक्शन किया गया है। मसलन अगर आप G+3 में खरीद रहे थे और वहां पर आपको बिल्डर 4th फ्लोर ये कहकर बेच रहा है कि वहां पर आपको चूंकि 4th में है इसलिए हम आपको सस्ता दे देंगे इतने लाख रुपए, तो आप ये जरूर देख लें कि सैंक्शन लेटर में क्या वो 4th फ्लोर मेंशन है कि नहीं है। क्योंकि दोस्तों, अगर वो 4th फ्लोर सैंक्शन लेटर में मेंशन नहीं है इसका मतलब है कि वो पूरी तरह से अवैध है। इस तरह के अपार्टमेंट को लेकर आप निश्चित रूप से एक बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसे तो जनरली कुछ नहीं होता, बहुत सारे लोग कहते हैं मैंने G+3 में सालों से रह रहा हूँ, 5वें फ्लोर पर रह रहा हूँ, कहीं कुछ नहीं, पैसा कम दिया था इसलिए मुझको वहाँ पर मिल गया और कोई समस्या भी नहीं। लेकिन ऐसे लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि सब कुछ ठीक है तब तो अच्छी बात है, लेकिन बाई चांस कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, मतलब उस अपार्टमेंट में कभी आग लग जाती है या किसी भी कारण से वो चर्चा में आ जाता है, तब अथॉरिटी पूरा उसका चेक करती है सैंक्शन लेटर, और वहाँ पर जब पता चलता है कि इसको जो है 3 फ्लोर बनाने की अनुमति दी गई थी और इसने 5 फ्लोर तान दिए, तो ऐसे में जो 2 फ्लोर हैं उनको गिराने के लिए अथॉरिटी आदेश दे सकती है। तो इसमें नुकसान सीधे आपको पहुंचेगा क्योंकि आपने ऊपर के 2 फ्लैट खरीद रखे हैं, तो आपका पैसा पूरी तरह से पानी में डूब सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आप कोई भी अपार्टमेंट लेने से पहले उसका सैंक्शन लेटर जरूर देख लें। अगर बिल्डर आपको सैंक्शन लेटर मांगने पर दे देता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं देता है, कोई बहाने बनाता है, तो आप संबंधित अथॉरिटी से जाकर एक एप्लीकेशन डालकर उस फ्लैट का सैंक्शन लेटर ले सकते हैं। ये समस्या सिर्फ G+3 के लिए मैं बता रहा हूँ। जहाँ पर G+9 है वहाँ पर अब ये समस्या कम रह गई है। इसकी वजह है कि वहाँ पर अब आ गया है रेरा। जो अपार्टमेंट्स रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं तो वहाँ पर क्या आप फ्लैट खरीदने के बाद भी उसके खिलाफ कोर्ट में रेरा में जा सकते हैं और वहाँ से आपको न्याय मिलने की उम्मीद रहती है, क्योंकि रेरा में कई सारे नए नए प्रावधान हैं बिल्डर के ऊपर लगाए गए कि वो आपके साथ चीटिंग ना करे। लेकिन जो G+3 के अपार्टमेंट हैं, जो इंडिविजुअल लोग बना लेते हैं अपार्टमेंट, मतलब जमीन खरीद ली या जमीन पर एग्रीमेंट कर लिया और उस पर अपार्टमेंट बना लिया, वहां पर ये फ्रॉड अभी भी होता है। तो खासकर अगर आप लोग G+3 में जा रहे हैं तो इस चीज को बहुत गंभीरता से लें, बहुत ही जरूरी पॉइंट है। नंबर 2, अब आप ये देखें कि जिस जमीन पर यह फ्लैट या अपार्टमेंट बनाया गया है क्या वो जमीन बिल्डर के नाम है अथवा किसी और के नाम है। अगर जमीन किसी और के नाम है तो बिल्डर आपको फ्लैट नहीं बेच पाएगा। यहाँ पर सीधा सा समझने की जरूरत है कि जो लैंडलॉर्ड है, जिसके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री है, वही उस बिल्डिंग का मालिक होता है। और जब आप उस बिल्डिंग में अपार्टमेंट खरीद रहे हैं तो ये बहुत जरूरी होना चाहिए कि वो जमीन जो आपको बेच रहा है बिल्डर, उसके नाम हो। कई केस में बिल्डर के नाम जमीन नहीं भी हो। जैसे जनरली आजकल G+3 में क्या हो रहा, कोई किसी के पास कोई बड़ा प्लॉट है तो उसने बिल्डर से एग्रीमेंट कर लिया कि इस जमीन पर आप अपार्टमेंट बनाओ और नीचे का हमको एक अपार्टमेंट दे दीजिएगा और कुछ पैसा बाकी के फ्लोर आप बेच दीजिएगा। बहुत सारे लोग राजी हो जाते हैं और बहुत सारे बिल्डर ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस केस में बिल्डर सिर्फ ब्रोकर की भूमिका में होता है। बिल्डर जो मकान मालिक है, जो लैंडलॉर्ड है, उससे सिर्फ एग्रीमेंट करता है कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन यहाँ पर रजिस्ट्री की पावर आपका लैंडलॉर्ड के पास रहती है। मतलब आप जब वहां पर फ्लैट खरीदेंगे या अपार्टमेंट खरीदेंगे तो आपको रजिस्ट्री करेगा लैंडलॉर्ड। अब इस केस में एक चीज बहुत अच्छी से समझ लीजिए, बहुत जरूरी भी है कि जब लैंडलॉर्ड आपको रजिस्ट्री कर रहा हो तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि उसकी जो ओरिजिनल डीड है, पहली बात तो आपको एक सर्टिफाइड कॉपी ले लेनी चाहिए उसकी ओरिजिनल डीड, क्योंकि ओरिजिनल डीड तो आपको देगा नहीं, क्या बाकी भी अपार्टमेंट्स वाले हैं उनको भी देना पड़ेगा। तो ओरिजिनल डीड आपको नहीं देंगे निश्चित रूप से, लेकिन ओरिजिनल डीड की सर्टिफाइड कॉपी जरूर लीजिए जब रजिस्ट्री करवाएं।
साथ ही साथ वकील से बात करें कि कुछ ऐसा मेंशन हो दोनों डीड्स में, दोनों कागजों में, मतलब मकान मालिक के जो ओरिजिनल पेपर है उसमें और जो आपको अपार्टमेंट दिया गया उसमें, ये चीज मेंशन हो जाए कि अपार्टमेंट बेचने के बाद मकान मालिक अब इस जमीन पर लोन लेने का अधिकारी नहीं रहेगा जो हिस्सा उसने बेच दिया है। क्योंकि दोस्तों कई बार ये भी सामने आया है कि जो इस तरह के अपार्टमेंट डेवलप होते हैं वहां पर मकान मालिक रजिस्ट्री के बाद जरूरत पड़ने पर उसी अपार्टमेंट में, उसी पूरी पूरी बिल्डिंग में लोन ले लेता है बैंक से, जो कि सरदर्द बनता है जो वहां पर खरीदते हैं फ्लैट अपार्टमेंट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो भी आप फ्लैट खरीद रहे हैं वहां पर मकान मालिक की डीड्स में जो भी ओरिजिनल डीड है वहां पर ये पुख्ता से हो जाए कि भाई ये हिस्सा आपने बेच दिया, इस पर आपका कोई अधिकार नहीं। कारपेट एरिया जितना बिल्डर बता रहा है क्या वाकई सैंक्शन मैप में उतना है? इसके लिए सैंक्शन मैप से उसका मिलान करें। याद रहे कारपेट एरिया वो एरिया होता है जिसमें आप रहते हैं, यानी जिसमें आप कारपेट बिछाने के अधिकारी हैं, वही एरिया कारपेट एरिया कहलाता है। इसमें बालकनी और कॉमन पैसेज, कॉमन गैलरी वगैरह नहीं जुड़ती है। मोस्टली G+3 टाइप के जो फ्लैट्स होते हैं, बल्कि ये तो G+9 में भी होता है, वो सुपर एरिया बताते हैं कि इतना 1250 स्क्वायर फीट का आपका 2 BHK का अपार्टमेंट है, इसमें सुपर एरिया इतना है। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखें कि वो जो भी सुपर एरिया बता रहे हैं, जो भी कारपेट एरिया बता रहे हैं, वो सैंक्शन लेटर पे कितना है, मतलब जो मैप सैंक्शन हुआ है उसमें क्या उतना जितना बता रहा है बिल्डर वो है कि नहीं है। इस चीज का जरूर मिलान कर लें, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आपको जो बताया जाता है कई बार वो थोड़ा सा बढ़ाकर बताया जाता है, जबकि ऑन पेपर कुछ और होता है। तो यहाँ पर भी आप एक तरह से धोखे का शिकार हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि कारपेट एरिया और सुपर एरिया कितना कितना दिया जा रहा है आपको, वो कागज में मेंशन। नंबर 4, अब मैं बात करूंगा पार्किंग और कॉमन स्पेस पर। यहाँ पर जब बिल्डर से बात कर रहे हो इस मुद्दे पर, तो कभी मौखिक जो भी कहे वो उसको कभी मानिए नहीं। मौखिक वो कह रहे कि आपकी पार्किंग आगे वाली है, फलाने की पीछे वाली है, ये आपका भी कॉमन स्पेस है, ये इनका भी कॉमन स्पेस है। इस तरह के मामलों में आपको ध्यान रखना है कि इस पर आपको मौखिक जो बताया जा रहा है, मतलब मुंह से बोल के जो बताया जा रहा है, उस पर यकीन नहीं करना। आपकी पार्किंग कौन सी है उस पर बाकायदा मार्क हो, उसमें नंबर पड़ा हो, ये 14 नंबर पार्किंग आपकी है, 15 उनकी है, और साथ ही साथ वो नंबर आपका रजिस्ट्री में भी इंक्लूड हो कि फ्लैट नंबर 2 को 14 नंबर पार्किंग अलॉट हुई, फ्लैट नंबर 5 को 15 नंबर पार्किंग अलॉट हुई। तो ये पार्किंग के विवाद को भी खत्म करेगा आगे चलकर। क्योंकि दोस्तों शुरू में होता क्या, जब कोई वहां रह नहीं रहा होगा तो आप अपने हिसाब से गाड़ी खड़ी कर लेते हैं, कभी आगे कभी पीछे। लेकिन जब उस बिल्डिंग के सारे फ्लैट्स बिक जाते हैं और सारे लोग, सारी फैमिलियां वहां आ जाती हैं रहने, तब इस तरह के छोटे छोटे विवाद शुरू होते हैं जो कई बार थानों तक पहुंच जाते हैं। अब इसमें विवाद इस तरह से होते हैं, मान लीजिए फ्लैट नंबर 5 में मिश्रा जी रहते हैं और मिश्रा जी आते हैं रात को 1 बजे। अब वो जब रात को 1 बज जाएंगे तो निश्चित रूप से उनकी गाड़ी बाहर पार्क हो जाएगी, जो पार्किंग आपकी अगर डबल स्पेस में चल रही है आगे पीछे, तो मिश्रा जी बाहर खड़ी कर देंगे। अब सुबह शर्मा जी उठते हैं और शर्मा जी की जो पार्किंग है वो गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे लग गई मिश्रा जी की। अब यहाँ पर उनको जाना है सुबह ऑफिस और उनकी गाड़ी लगी है पीछे, तब वो गार्ड को चिल्लाते भैया ये गाड़ी कैसे खड़ी करवा दी। विवाद ऊपर जाता है तो मिश्रा जी उतर के आते हैं, कहते भाई पार्किंग तो मेरी भी है ना। तो ऐसे मामलों में आपको जरूरी है कि जब आप फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद रहे हो तभी ये क्लियर कर लें कि कौन सी पार्किंग किसको मिली है, किसको अलॉट। नंबर 5वां पॉइंट है बिजली व्यवस्था को लेकर। बिजली कनेक्शन कैसे मिलेगा, पानी की क्या व्यवस्था है, मासिक चार्ज कितना है, सोसाइटी चार्ज का क्या नियम है, और इन सभी बातों को अच्छे से समझ ली। मतलब आपने G+3 छोटे इंडिविजुअल अपार्टमेंट में ले लिया, मकान फ्लैट ले लिया। अब वहां पे होता क्या है, एक कॉमन ट्रांसफार्मर रख दिया जाता है, एक अंदर अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक कॉमन मीटर लगता है और उसी मीटर से सारे अपार्टमेंट्स को बिजली सप्लाई की जाती है। सब मीटर लगा दिया जाता है, आप अपनी अपनी यूनिट का बिजली का बिल जमा करते हैं। होता क्या है, कुछ लोग बिजली का बिल देर से जमा करते हैं या आपने समय से जमा भी कर दिया, मान लीजिए सब लोगों ने समय से दिया, लेकिन किसी कारणवश एक्स्ट्रा मोटर का लोड आ गया या कुछ भी हुआ तो वो बिजली की जो यूनिट स्टोर हुई मेन मीटर में, उसका बिल धीरे 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 करके काफी बड़ा बिल हो जाता है। अब ये बात उठती है कि ये बिल जो है सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या आती है, ये जो बिजली का बिल है इसको लोग देते नहीं। वो कहते हैं भाई हम तो अपना टाइम से यूनिट जमा कर रहे थे, प्रति यूनिट का बिल दे रहे हैं, तो अब ये एक्स्ट्रा बिजली का बिल हम क्यों दें। यहाँ पर खड़ा हो जाता है विवाद। तो ऐसे अपार्टमेंट में आपको ध्यान रखना है, बिल्डर से बात करनी है कि उनका सेपरेट मीटर कैसे लगेगा, इसके लिए क्या आपने व्यवस्था की, आपने क्या बिजली विभाग को पैसा जमा किया सेपरेट मीटर एप्लीकेशन के लिए। अगर नहीं किया है तो बात कर लीजिए कैसे होगा क्या होगा। ये सब चीजें अगर आप
अपार्टमेंट खरीदने से पहले क्लियर करेंगे तभी आपको फायदा है, क्योंकि एक बार सारे अपार्टमेंट बिक गए तो फिर कोई झांकने वाला भी नहीं आता है। और इसका आपको बहुत ध्यान रखना। साथ ही साथ सोसाइटी खर्च क्या रहेंगे, सफाई का मेंटेनेंस कैसे निकलेगा, इन सारे मुद्दों पर आपको अच्छे से समझ लेना है, उसी हिसाब से आगे चलना है। क्योंकि दोस्तों एक बार जब सोसाइटी बस जाती है तो बिल्डर चला जाता है इस तरह के अपार्टमेंट में, और पूरी जिम्मेदारी जो वहाँ लोग रह रहे होते हैं उन्हीं को कंट्रीब्यूट करनी पड़ती है। कई बार बहुत सारी सोसाइटी अच्छी होती है, जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आ जाते हैं तो बहुत अच्छी सोसाइटी डेवलप हो जाती है, लेकिन कई बार कुछ लोग खराब हो जाते हैं। अब 6 में से अगर 4 लोग या 3 लोग भी खराब हो गए तो वहाँ पर दिक्कत आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सोसाइटी है, वहाँ पर अगर 3 लोग पैसा नहीं देंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे तो वहाँ पर सफाई प्रभावित हो जाएगी। तो ऐसे जो छोटे अपार्टमेंट है वहाँ पर इन चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। नंबर 6, पजेशन को लेकर बात करें। पजेशन की डेट को डॉक्यूमेंट पर जरूर दर्ज करवाएं। हालांकि रेरा आने के बाद अब पजेशन में देरी करने वाले बिल्डरों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है, लेकिन इस तरह के जो G+3 छोटे बिल्डर मकान बनाते हैं वहां पर ये अभी रेरा में नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ पर अभी भी सावधानी बरतने की बहुत जरूरत है। दोस्तों होता यह है कि आप रेंट में रह रहे होते हैं, तभी आपको लगता है कि अपार्टमेंट या फ्लैट जल्दी से जल्दी ले लें, रेडी टू मूव, और उसमें शिफ्ट हो जाए। लेकिन होता यह है कि बिल्डर पजेशन देने में कर देता है देरी। ऐसे में आपको डबल नुकसान होता है। एक तो आपको अगर रेंट जा रहा है, दूसरा आपने जो पैसा दिया इसका भी कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, ना तो ब्याज मिल रहा है, ना आपको अपार्टमेंट मिल रहा है। तो इसलिए इस समस्या से बचने के लिए बहुत जरूरी है कि जब भी आप एग्रीमेंट करें, अगर आप अपार्टमेंट बनते समय बुक कर रहे हैं तो एग्रीमेंट में लिखवा लें ये पजेशन आपको इस डेट तक दे देंगे, और अन्यथा आपको पैसा विद इंटरेस्ट वापस कर देंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये सब चीज़ें छोटे फ्लैट्स में ज़्यादा ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि G+9 के ऊपर जब बड़े बिल्डर आते हैं वो रेरा में रजिस्टर्ड होते हैं, उनके ऊपर आप अपार्टमेंट खरीदने के बाद भी 1 बार 2 बार केस कर सकते हैं, वहाँ पर विवाद आगे मतलब चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर बिल्डर खसक जाएगा और पूरी तरह से लायबिलिटी सब आपकी हो जाएगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 7, जब सभी बातें फाइनल हो जाएं तो एक बार बिल्डर की रेपो का भी पता करें, यानी ये बिल्डर कितना विश्वसनीय है, अब तक इसने कितने फ्लैट बेचे हैं, लोगों का इसके प्रति फीडबैक है, ये भी पता करें अपार्टमेंट पर कोई विवाद तो नहीं है। कहने का मतलब जो बिल्डर जिससे आप फ्लैट या अपार्टमेंट खरीद रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता करें कि इसने इससे पहले कितनी सोसाइटी डेवलप की है, और अगर डेवलप की है तो उसमें से किसी एक सोसाइटी में जो आपके नज़दीक हो वहाँ पर जाएं, और जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनकी जो रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन बनती है RWF, उसका जो अध्यक्ष हो उससे बात करें कि इस अपार्टमेंट में क्या समस्याएं आई हैं, या फिर वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे फीडबैक लें कि ये बिल्डर जो काम करता है वो कैसा काम रहता है, आप लोगों ने क्या क्या समस्याएं झेली हैं। तो मे भी आपको पता चल जाएंगी, वहाँ से काफ़ी कुछ पता चल जाता है। उस आधार पर आप उस बिल्डर की रेपो देख पाएंगे कि हाँ भाई ये बिल्डर तो बहुत अच्छा है, इसने बहुत अच्छा काम किया और टाइम पे सब कुछ किया। तो फिर ये भी बहुत बड़ा मायने रखता है कि किसी भी चीज़ का हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आप उसको अच्छे से समझ पाते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जब हम लोग एक छोटा सा मोबाइल भी खरीदते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हैं सब रिसर्च करते हैं। लेकिन जब हम अपार्टमेंट खरीदने जाते हैं या हम फ्लैट खरीदने जाते हैं तो मोस्टली हम लोग क्या देखते हैं, टोटियाँ जगुआर की लगी कि नहीं लगी, टाइल्स लगा है कि ग्रेनाइट लगा, हम लोग क्या है इसी में डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस हाँ भाई यहाँ पे तो ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ लगी हैं और यहाँ पे तो फ्लोर बड़ा चमक रहा है, यहाँ पर चौखट जो है ग्रेनाइट की गई है, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ्यूचर की जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि आपको लॉन्ग लाइफ वहाँ रहना है, आपका एक बड़ा अमाउंट वहाँ पर खर्च होता है आपको उसको खरीदने में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इनका भी रिसर्च किया जाए। तो उम्मीद करते हैं कि ये 7 पॉइंट आपको समझ में आ गए हैं, और अगर आपको समझ में आ गए तो हमारी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो लोग भी अपार्टमेंट खरीदने जा रहे हैं उन तक ये बातें पहुँचें। और दोस्तों इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लाता रहूँगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हम इस तरह के जब भी नए वीडियो लाएं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो इसी के साथ विदा लेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।